नमस्कार दर्शकों, संतान सुख से संबंधित वार्ता हम अपने ब्लॉग में कर रहे हैं। मैं पंडित विकास शुक्ला हूं। 3 ब्लॉग हम इस विषय पर बना चुके हैं। आज का ये ब्लॉग अंतिम ब्लॉग है जिसमें हम बात करेंगे धनु से लगाकर मीन पर्यंत प्रत्येक लग्न के विषय में कि कौन कौन सी ग्रह अवस्थाओं में आपका संतान सुख कैसा रहेगा। धनु लग्न से बात का आगाज करते हैं। बहुत अधिक प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं है। धनु लग्न के लिए जो पंचम भाव का स्वामी बनता है वो बनता है मंगल, और मंगल के साथ ही साथ जो दूसरा ग्रह हमें देखना है वो है सूर्य, क्योंकि भावात भावम के सिद्धांतानुसार आपके नवम भाव में जो है वो सिंह राशि पड़ती है। मंगल की संस्थिति केंद्र त्रिकोण में बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। कन्या राशि में यद्यपि मंगल जाकर थोड़ा सा शत्रु राशि का हो जाता है और प्रायः शुभ फल प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ मंगल भी एक तो दिग्बल को प्राप्त होगा और दूसरा अपनी 8वीं पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। धनु लग्न के लिए मंगल यदि धन स्थान पर होगा तो भी शुभ फल प्रदान करेगा, लाभ स्थान पर होगा तो भी शुभ फल प्रदान करेगा, जहाँ तक प्रश्न है संतान का। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं कि शनि और मंगल का आपसी संबंध नहीं बनना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी एक पंचमेश है तो यहाँ पर मंगल पंचमेश है और शनि का किसी भी तरह का प्रभाव यदि मंगल के ऊपर आएगा तो संतान के लिए कष्टदायक परिस्थितियां उपस्थित करेगा। जहां तक छठे, 8वें, 12वें भाव का प्रश्न है जो कि देखना आवश्यक है, तो छठे भाव में गया हुआ मंगल धनु लग्न के लिए संतान के साथ बहुत गहरे वैचारिक मतभेद की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। अष्टम भाव में यदि धनु लग्न की कुंडली में मंगल गया हुआ हो तो ये परिस्थिति भी बार बार गर्भपात का कारण बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव एक तो वैसे ही बुरा भाव है और यहाँ पर मंगल जो है वो उसकी नीच राशि में भी हो जाता है। 12वें भाव में मंगल धनु लग्न के लिए बहुत अधिक नकारात्मक परिस्थितियों का सृजन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्वयं की राशि जो है वो उपस्थित होती है। सूर्य के साथ या बृहस्पति के साथ मंगल का किसी भी तरह का संबंध उपस्थित हो जाए तो धनु लग्न में संतान की उन्नति के लिए ये बहुत सहायक होता है। राहु एक और नकारात्मक ग्रह है जो कि पंचम भाव में संस्थित नहीं होना चाहिए, या पंचम भाव पर उस पंचमेश पर उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगला लग्न या अगली राशि है मकर। मकर लग्न के लिए जो पंचम भाव में राशि पड़ेगी वो पड़ेगी वृषभ, और भाग्य भाव में जो राशि पड़ेगी वो पड़ेगी कन्या। बुध और शुक्र की संस्थिति संतान के लिए बहुत अधिक विचारणीय हो जाती है। केंद्र या त्रिकोण में फिर कह रहा हूँ बुध शुभ फल प्रदान करेगा। लग्न में शनि की राशि में होगा, वहाँ पर भी संतान के लिए ये किसी तरह के बुरे फलों का सृजन नहीं करेगा। चतुर्थ भाव में जरूर बुध एक तो निष्फल माना गया है, दूसरा यहाँ मंगल की राशि मेष में होगा और मेष राशि का बुध कभी भी अच्छे फल प्रदान करता हुआ नहीं देखा गया है। तो मकर लग्न में यदि बुध मेष राशि में चतुर्थ भाव में है तो संतान के लिए किंचित कष्टदायक है। इसके अतिरिक्त वो किसी भी केंद्र या त्रिकोण में संस्थित होगा तो संतान के लिए लाभदायक ही होगा। बृहस्पति जो कि संतान का कारक है, यद्यपि मकर लग्न के लिए एक पूर्णतः अकारक ग्रह है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बृहस्पति की शुभ स्थिति संतान के होने और उसके सफल होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है आपके पंचम भाव भाग्य भाव के स्वामी शुक्र के साथ ही साथ। तो बुध के साथ ही साथ शुक्र का अवलोकन अवश्य कर लें और साथ ही साथ एक दृष्टि डाल लें बृहस्पति पर। अगली राशि या अगला लग्न है कुंभ। कुंभ लग्न में पंचम भाव में बुध की राशि पड़ेगी मिथुन, और इसके साथ ही साथ भाग्य भाव में जो राशि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी तुला। बुध और शुक्र मकर लग्न के समान ही यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। इन दोनों का केंद्र और त्रिकोण में संस्थित होना संतान की उन्नति के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। गुरु कुंभ लग्न की कुंडली में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुंभ लग्न में सदैव ये कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भी भाव को देख ले, बृहस्पति जिस भी भाव से संबंध स्थापित कर ले, वो भाव बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का यहाँ अभिप्राय ये है कि आपकी संतान बहुत अधिक यशस्वी हो सकती है यदि बुध और शुक्र के ऊपर उसका सामूहिक रूप से दोनों के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव आ जाए। पंचम भाव और भाग्य भाव पर सामूहिक रूप से बृहस्पति का प्रभाव आ जाए तो
यहाँ पर बड़ा होने, वृहद होने का मतलब ये है कि आपकी संतान जो है वो बहुत अधिक नाम, यश, सम्मान समाज में अर्जित कर सकती है। जहाँ तक छठे, 8वें, 12वें भाव की बात है, छठे भाव का बुध कष्टदायक परिस्थितियों का निर्माण करेगा। चंद्रमा की राशि में बुध कभी भी अच्छा फल प्रदान करता हुआ नहीं देखा जाता, लेकिन अष्टम भाव में बुध जो है वो बहुत अधिक नकारात्मक नहीं है। एक आध जो है मिसकरेज करवा सकता है, एक आध बार हो सकता है कि अबॉर्शन इत्यादि हो जाए, लेकिन बाद में संतान होगी और संतान यशस्वी भी रहेगी। व्यय भाव में यदि बुध गया हुआ है तो परिस्थितियां जो हैं वो संतुलित ही हैं, बहुत अधिक नकारात्मक में कुंभ लग्न की कुंडली में बुध के 12वें भाव की संस्थिति को नहीं देखता। और अब अंतिम लग्न या अंतिम राशि जिसके विषय में हम आज बात करेंगे वो है मीन। मीन लग्न में जो पंचम भाव में राशि पड़ती है वो पड़ती है कर्क। पंचम भाव में बृहस्पति आकर, जो कि आपकी कुंडली में लग्नेश भी है, उच्च का हो जाता है। लेकिन बहुत 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 ध्यान रखिए, मीन लग्न की कुंडली में कर्क राशि में बृहस्पति यदि अकेला हो तो बहुत अधिक कष्टदायक परिस्थितियों का सृजन करता है, विशेष रूप से संतान के संदर्भ में। संतान का न होना, मानसिक रूप से संतान का विकृत होना, कुछ शारीरिक विकलांगता का होना, संतान का पूर्ण रूपेण अशिक्षित होना, ऐसे कई दुर्योग मैंने अपने अनुभव में पाए हैं। यदि मीन लग्न में बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होकर संस्थित हो और उस पे अंश मात्र भी पाप प्रभाव पड़ रहा हो। जहाँ तक चंद्रमा की बात है तो उसके लिए आपको भाव के साथ ही साथ, जैसे बार बार कहता रहा हूँ कि केंद्रीय त्रिकोण में पंचमेश शुभ फल करेगा, लेकिन चंद्रमा के लिए भाव के साथ ही साथ ये देखना भी आवश्यक है कि वो पक्ष बल में कितना बलवान है। यदि पक्ष बल में बलवान चंद्रमा जो है वो केंद्रीय त्रिकोण में होगा तो निश्चित रूप से आपकी संतान को यशस्वी बनाएगा। छठे भाव का चंद्रमा मीन लग्न के लिए यदि पक्ष बल में बलवान होगा तो कोई बुरे फल प्रदान नहीं करेगा। अष्टम भाव का चंद्रमा किंचित नकारात्मक रह सकता है, ऐसे ही नकारात्मक रहेगा व्यय भाव का चंद्रमा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा कुंडली में कहीं भी संस्थित हो और पक्ष बल में थोड़ा बलवान हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, मैं फिर कह रहा हूँ बृहस्पति की पंचम भाव में संस्थिति नकारात्मक है, लेकिन पंचम मेष के ऊपर या पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत शुभ फल प्रदान करेगी। तो दोस्तों 12 लग्नों में संतान के संदर्भित कई सारे बातें हमने की कि कब हम देखें, कैसे हम देखें कि हमारी संतान कैसे होगी, कष्टों से तो नहीं होगी, होने के बाद उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी शिक्षा कैसी रहेगी, कितनी स्वस्थ होगी, कितनी हमारे प्रति समर्पित होगी। कुछ एक दो रोचक बातें मैं अंत में करना चाहूँगा। हमने सिर्फ संतान की बात की, पूरे चारों अंक में हमने कभी भी लड़के या लड़की को इसमें उद्यत नहीं किया। आज के आधुनिक युग में और विशेष रूप से युवा पीढ़ी जो अब संतान माता पिता बनने वाली है, वो तो मैं जानता हूँ कि लड़के और लड़की में बिल्कुल भी भेद नहीं करती और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाली संतान पुत्र संतति होगी या कन्या संतति होगी। लेकिन फिर भी जो पुरुष ग्रह ज्योतिष शास्त्रों में बताए गए हैं वो हैं बृहस्पति, मंगल और सूर्य। इनका यदि बहुत शुभ प्रभाव पंचम भाव पर पड़ेगा तो पुत्र संतति की उत्पत्ति होगी। यदि जो स्त्री ग्रह बताए गए हैं, चंद्र या शुक्र या जो नपुंसक ग्रह बताए गए हैं, वो आप उसमें बुध को, शनि को ले लीजिए, इनका यदि बहुत प्रभाव पंचम भाव पर होगा तो पहली संतति जो है वो कन्या होने की संभावना अधिक रहेगी। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि यदि स्त्री ग्रह भी बहुत अधिक शुभ होकर पंचम भाव या पंचमेश को प्रभावित कर रहे हो तो पहली संतान जो है वो पुत्र ही होने की संभावना बनती है। पुत्र के साथ साथ एक और विचार जो आजकल हर अभिभावक करना चाहता है वो है पुत्र वधू का। एकादश भाव को देख लीजिए, एकादश भाव जितना अधिक सुंदर होगा, जितना अधिक शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, एकादशेश जितना अधिक शुभ भावों में होगा, उतना अधिक आपकी पुत्र वधू आपके प्रति समर्पित रहेगी। पुत्र वधू के लिए एक और बहुत मनोरंजक और महत्वपूर्ण बात है चंद्र और शुक्र का आपसी संबंध। यदि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं तो आपको पुत्र वधू से कुछ परेशानी रह सकती है। चंद्र और शुक्र का षडाष्टक योग भी पुत्र वधू से परेशानी का कारण बनता है। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, कोई नया विषय आगामी ब्लॉग में उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।